आप सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश्वर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का पहला चैप्टर का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे। कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न। जो चैप्टर का नाम है भारत और संसाधन उपयोग। क्या है? संसाधन उपयोग। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। और इस वीडियो के बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बनाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को करते चलते हैं। पहला है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन। प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन का विवेकपूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ? सही ढंग से उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। किसी भी वस्तु को सही ढंग से उपयोग करना उसे क्या कहते हैं? संरक्षण। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है, बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। 2 नंबर, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिए। क्या कीजिएगा कि कॉपी पर लिखिएगा, वीडियो देखिएगा और कॉपी पर लिखिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए, टाइम नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो ही आपका मैट्रिक बोर्ड में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मेहनत कीजिएगा तो आपके पास नॉलेज आएगा। नॉलेज जब होगा तो ये बहुत काम आता है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। ठीक, ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। उदाहरण देकर क्या करें? समझाएं। वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति का होता है आध्यात्मिक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। डोलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। इसमें लाइमस स्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान किया गया है। धात्विक जो खनिज है उसको कैसे पहचानेंगे? पहला, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। दूसरा है इससे पीट कर तार बनाया जा सकता है। तो धात्विक को हम लोग पीट कर क्या कर सकते हैं? तार को बना सकते हैं। 5 नंबर है खनिजों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इसके बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता। चट्टानों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। 200 से अधिक खनिज की पहचान हो चुकी है, पर इसमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि का विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है मैग्नीशियम के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीशियम के बारे में बताइए। प्रकाश डालिए मतलब क्या होगा उसके बारे में बताइए। मैग्नीशियम एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इसका निर्माण इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंगोने का तैयार करने में यह उपयोगी है। इसके बाद है मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है? मोनाजाइट केरल राज्य के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है, मोनामाइट का। ठीक, इसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका पूछता है। हम बहुत सोचते इसको कैसे हुआ बोर्ड मॉडल। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? 1 मिनट, चलिए देखिए इसका आंसर। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लगाए गए
तलछट के निक्षेप से होता है। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जो खेत में होते हैं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान गेहूं गन्ना एवं दलदल के लिए काफी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। देखिए अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो और ज़्यादा क्या होगा समझ में आएगा। आपको किताब पढ़ने के भी पढ़ाने का उतना समय नहीं है तो आप लोग इसको याद लिख कर याद करने के लिए काम क्या कीजिए बाबू शुरू कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करना होगा अभी आपको अच्छा नंबर लाने के लिए 400 प्लस नंबर लाने के लिए। भू संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना संरक्षण कहलाता है। यह भू संरक्षण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल 147 हीलियम तथा सांद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित नियंत्रित तथा प्रभावित होता ही है। इसके बाद जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। जिसमें जलोढ़ मृदा क्या होता है अधिक अधिक पाया जाता है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल क्या की जा सकती है बाबू उगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा में विस्तार वाले राज्य हैं कौन? उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिम बंगाल तथा असम। इस मृदा में गन्ना चावल मक्का दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। उदाहरण नंबर है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होगा? 5। स्थानीय जलवायु पूर्णवर्ती चट्टानों एवं खनिज कण। इसके बाद है वनस्पति एवं जीव भू आकृति एवं ऊंचाई। इसके बाद मृदा निर्माण में लगा समय। अब आगे है खादर एवं बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर में आइए नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगार कहा जाता है। जो पुरानी है उसे बंगार कहा जाता है और जो नहीं है उसको खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। इसके बाद मृदा संरक्षण से कोई प्रभावित उपयोग बताएं। मृदा संरक्षण से कोई प्रभावी उपयोग बताएं। तो मृदा संरक्षण से प्रभावी उपयोग निम्नलिखित है। पहला फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक और कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जाता है। इसके बाद 14 नंबर फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूं चावल मक्का आलू आदि के लगाकर उगाने से मृदा में पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन का स्थानांतरण होता है इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है कि यहाँ पर कमी लग मुझे डाउट लग रहा है आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि आप बोल सकते हैं ना कि अगर एक ही प्रकार का हम फसल बार बार लगाएंगे तो जो हमारे खेत है वो क्या हो जाता है बाबू थोड़ा खराब हो जाता है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेती की जुताई करके इसी कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते मृदा की उर्वरकता बनी रहती। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। बोर्ड मॉडल जो लिख रहे बोर्ड मॉडल समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला कहाँ बबुआ टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे, यानी कि चिपको आंदोलन। क्या था ये? चिपको आंदोलन का आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। प्रकृति से मिला हुआ एक नेचर से एक गिफ्ट है जिसके अंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का साचा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी अच्छा वर्षा भी अच्छा वर्षा भी करती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवमंडल में जैव और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान क्या करते हुआ देती है। अगर बारिश न होगा तो बहुत ही सारी समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जो एक जंगल के लिए भी अच्छा है और एक हमारे लिए भी क्या है, अच्छा है। अगला है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात यानी कि वाहन गाड़ियों यातायात के संसाधनों में ईंधन के रूप में होता है। इसके और औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है, यानी कि तेल। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी लिया जाता है, मशीन के लिए। इसके बाद है जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया। बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बोल सकते हैं बोर्ड मॉडल के लिए कि जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। पहला आता है जैव संसाधन। जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। अजैव वातावरण में यानी कि वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव जिसमें जान ना हो, समय के साथ वृद्धि न करे पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते। इसमें अधिक नहीं होती है कि इसके उपयोग से इसका भंडार समाप्त होता है। इसके बाद 20 नंबर है संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका स्पष्ट है। संसाधन किसी भी चीज को बनाते समय उसमें तकनीकी की क्या भूमिका उसे स्पष्ट करना। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देश की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपने तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देश की श्रेणी में ला खड़ा किया। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। हम लोग जापान के बारे में पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया। इसके बाद 21 नंबर ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपयोग बताएं। तो देखिए पहला ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। अनावश्यक उपयोगों को कम करना चाहिए, फालतू का उपयोग नहीं करना चाहिए।
सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग किया जाना चाहिए। खान के खान के कोयले और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे से यह खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो पाए। जहाँ तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें, ऊर्जा की बचत की सुरक्षण। इस लाइन में एक लाइन में अपना स्पष्ट कर दें कि ऊर्जा की बचत ही क्या है बबुआ, हमारा संरक्षण है। इसके बाद है 22 नंबर। भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखे कि किसी एक का वर्णन करें। भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी और जलवायु में विविधता के कारण विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो अलग अलग जलवायु यानी कि क्लाइमेट के कारण। भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटते हैं। उष्णकटिबंधीय चिराहित वन या सदाबहार वन, पतझड़ वन, पूर्णधारी वन, जवारिया वन, कंटीले वन किसे कहते हैं? तो मरुस्थल को जवारिया, डेल्टाई वन को। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। चिह्नित वन का सदाबहार वन। चिह्नित वन सघन होते हैं, इसकी लकड़ियाँ कड़ी होती है, अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। एबनोई और मोहगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। किताब में है इसके बारे में और वहाँ पर जानकारी आप लोग लिख सकते हैं अगर वहाँ पर पढ़े हुए हैं तो। इसके बाद वन्य जीवों को हार्स के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। है वन्य जीवों का हार्स माने हानि के निम्न 4 प्रमुख कारक है। वन्य प्रदेश के काटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जा रहा है। पेड़ पौधे को काटने से वन्य जीव क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। वन्य जीवों को लगातार शिकार किया जाना, जिसकी की वजह से राष्ट्र सरकार ने नए क्या बोलते हैं नेशनल बर्ड यानी कि उसको क्या करते हैं नेशनल बर्ड घोषित करते हैं कि जितनी भी पक्षियाँ है उसमें रहेगी। और ये जितनी धरती पे से पक्षियाँ विलुप्त हो चुकी है उसका जो मिलेगा रिकॉर्ड रेड डाटा डाटा बुक में आपको क्या मिलेगा? ये सारा रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है। इसके बाद कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग से भी कई वन्य प्राणी के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी का हार्ट हुआ मतलब हानि है। इसके बाद निम्नलिखित में संदर्भ एक एक खनिज का नाम लिखे। पहला यहाँ पर आगे उत्तर बाबा बुदन पहाड़ी यानी कि लो अयस, वगुर पहाड़ी बक्साइड, कोलरा सोना, ढाली राजहरा लोहायस, घाटशिला तांबा, वेलाडिया लोहायस, कोडरमा अभ्रक, रियासी क्षेत्र तांबा। रियासी क्षेत्र क्या है? तांबा। इसके बाद लोहा अयस्कों के नाम लिखे। लोहा अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, अंडेरा अंडेराइट। देखिए इसके बाद अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका आबिर गुलाब बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में होता है। किसका? अभ्रक है। किसका होता है बबुआ? अभ्रक। इसके बाद है लोहे के प्रमुख उत्पादन राज्य के नाम लिखिए। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। कोयले के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसके पहले ऊपर थोड़ा सा जस्ट पढ़ लीजिए। गोंडवाना क्षेत्र में कोयला मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है? इस समूह में 90% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी
एवं वार्धा गोदावरी घाटी। इसके बाद है लोहा लोहा अलोह खनिज में अंतर बताएं। लोहा खनिज, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है जैसे जैसे अयस्क, मैग्नीज मैग्नीज क्रोमोमाइट, पैराइट, टंगस्टन निकालने और कोबाल्ट और खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग भिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके बाद है अलोहा खनिज, इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन बक्सा बर्तन बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। हिंदी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और ये वीडियो जो हो रहा है आपका सुबह में बढ़ रहा है तो थोड़ा वगैरह वगैरह बात सुनने के लिए मिलेगा, तो उस पर ध्यान आप मत दीजिएगा। छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व? बूट मॉडल, इसको आप बोल सकते हैं क्या है बबुआ? बूट मॉडल। उत्तर है यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अभ्रक, लोहा, अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके बाद है बॉक्साइट। अभी आपके पास 10 गो पीडीएफ रह गया पढ़ने के लिए, तो थोड़ा ये जो होगा वीडियो लंबा होगा। बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसके विकसित विकसित खाने हैं? बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकलता है। बॉक्साइट से, ये पॉइंट आप देखिए, जो सब्जेक्टिव पढ़ने से ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है हमें। बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकलता है जिसका उपयोग वायुयान बनाने, बिजली की तार बनाने तथा बर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और खनिज तेल साफ करने में भी किए जाने लगा है। बॉक्साइट की प्राप्ति लैटेराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के पालमू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है, जहां से निकलकर रेल मार्ग द्वारा मूरी पहुंचाया जाता है। यहाँ की खाने विकसित है। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। इसके बाद है भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? ये भी आपका बोर्ड मॉडल लिख लीजिए क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। भारत में कोयला उत्खनन 1774 में प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1849 में। प्रारंभ की तरह होता 1774 में, लेकिन उत्पादन जो होने लगा इसका निम्न से साइड से 1839 से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादन देश में कौन सा है? 8वां है। इसके बाद एल्युमीनियम के उपयोग का उल्लेख किससे है? वायुयान निर्माण में होता है, विद्युत उपकरण के निर्माण में होता है, घर साझा के संसाधनों के निर्माण में होता है, बर्तन बनाने में, सफेद शाम रासायनिक वस्तु बनाने में होता है। इसके बाद 35वां प्रश्न, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यह मृदा की क्या विशेषता है? भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। ये नहीं लिखेंगे। तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है। यहाँ की मृदा बालू, सिलिट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इस रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद है संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार से बांटा गया है? संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो स्रोतों में, पहला जैविक ऊर्जा और दूसरा अजैविक। जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा आपको ऊपर पढ़ा दी है। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति आदि को अजैविक ऊर्जा शक्ति के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। छोटा सा पॉइंट ऊपर पढ़ा दिया। हॉट स्पॉट्स के निर्धारण की मुख्य शर्त क्या बताएं? देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण ऐसी प्रजातियां जो अन्य अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। आदिवास आदिवास पास,
ये वो यहाँ के हिंदी लग रहा है, थोड़ा मिस्टेक है, तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, भारत में किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है? पवन ऊर्जा के विकसित हेतु निम्नलिखित राज्य में अनुकूल परिस्थितियां है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सागर सम्राट क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है, लिख नहीं रहे क्योंकि इस पर क्लियर नहीं है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन, ये हो सकता है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र के कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र से जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। इसके बाद है, ताप ताप शक्ति की समाप्त संसाधन है। ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयला का उपयोग तेजी से ही हो रहा है। इसका भंडार क्या है? सीमित, अतः ताप शक्ति समाप्त संसाधन है। ये हो सकता है समाप्त योग से, क्योंकि धरती के नीचे से खुदाई कर निकाला जाता है और सब जगह कोयला उपलब्ध नहीं रहता है। इसके बाद निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं बृहनर। परियोजना अवस्थित वाले राज्य, यहाँ पर आंसर लिख चुका है जो कि उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ है? उत्तर, आंसर लिख चुका है, यही करोगे आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है।